गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जी। पुरस्कार एवं सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार यहाँ पे दिए जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं पुरस्कार। और यहाँ से प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है, यह आप लोग भी हर वर्ष के एग्जाम में देखते आए होंगे, चाहे आपको भारत रत्न पुरस्कार हो, पद्म अवार्ड हो, या फिर साहित्य एकेडमी के तहत भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर आप देखो तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य का बहुत बड़ा सम्मान होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके साथ साथ सरस्वती सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब ये सभी बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, ये निरंतर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इन सभी अवार्ड पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आज इसी पुरस्कार को हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं, क्योंकि यह एक बेसिक ट्रेंड है यूपीएससी का और इसे हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, और ये बिल्कुल करेंट से रिलेटेड है, अप्लाइड है। आप किसी भी वर्ष का पेपर आप अगर उठाओ तो आप देखोगे कि यहां से हमेशा ऐसे प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पे पूछा ही जाएगा, भारत रत्न से पूछा ही जाएगा, साहित्य से पूछा ही जाएगा, फिल्म से पूछा ही जाएगा। तो आज उन्हीं पुरस्कारों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, उन्हीं अवार्ड्स एंड ऑनर्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। और कल्चर पे अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पैटर्न की ओर आ चुके हैं, अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या है। यह प्रश्न आपको भारत रत्न अवार्ड से संबंधित है। जैसा कि आप लोग आए दिन सुनते रहते होंगे भारत रत्न पुरस्कार, और यह उसी से संबंधित यहाँ पे यह पुरस्कार से संबंधित आपका प्रश्न दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत रत्न। भारत रत्न इज अवार्डेड टू एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हु हैव परफॉर्म्ड इन द हाईएस्ट ऑर्डर, हु हैव परफॉर्म्ड इन द हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल है। दिस अवार्ड इज गिवन टू ओनली दोज आर्टिस्ट हु हैड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विस। यह आपसे पूछा जा रहा है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, दोज हु आर चूजन आर गिवन चेक ऑफ 10 लाख रुपीज, ए पीपल लिपसेप्ट मेडल एंड ए सर्टिफिकेट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत रत्न सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले असाधारण व्यक्तियों को दिया जाता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है कि भारत रत्न पुरस्कार यह किसे प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले असाधारण व्यक्तियों को दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह पुरस्कार केवल उन्हीं कलाकारों को दिया जाता है जिनकी कला, विज्ञान, साहित्य और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट उपलब्धियां हों। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत रत्न पुरस्कार के तहत जिन लोगों को चुना जाता है उन्हें क्या 10 लाख का चेक और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। कौन सा सही है? कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 1 and 2 ओनली, बोथ 2 and 3 ओनली, ओनली 2, ओनली 1? कौन सा सही है? कौन सा इसमें से सही है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे जल्दी से कि इसका सही उत्तर कौन सा है। कि भारत रत्न के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें से सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो भारत रत्न सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले असाधारण व्यक्तियों को दिया जाता है। देखो, भारत रत्न पुरस्कार जो है यह आपको सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले, भारत रत्न इज अवार्डेड टू एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हु हैव परफॉर्म्ड इन द हाईएस्ट ऑर्डर। यह सही नहीं है।
अब जो भारत रत्न पुरस्कार जो देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, यह किसी मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में, मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी यह सर्वोच्च स्तर का प्रदान करने वाले असाधारण व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को नहीं, जो विशिष्ट व्यक्ति होंगे, जो विशिष्ट व्यक्ति होंगे, जो किसी भी क्षेत्र में अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए होंगे, उन व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार केवल उन्हीं कलाकारों को दिया जाता है जिनकी कला, विज्ञान, साहित्य और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट उपलब्धियां हो। नहीं, पहले तक यही था, पहले तक था कि भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो आपको कलाकार होते थे, जिनकी विज्ञान में उपलब्धियां होती थी, जिनके साहित्य में कोई बहुत बड़ी खोज हो, या सार्वजनिक सेवा में जिन्होंने कोई अचीवमेंट प्राप्त किया हो, तो केवल उन्हीं लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब इसको थोड़ा चेंज किया गया कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप देखो खेल जगत से भी तो दिया जा रहा है। खेल जगत से क्या सचिन तेंदुलकर को नहीं दिया गया क्या? तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि खेल, यानी अब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अब इसके लिए कोई कैटेगरी वह आपको डिसाइड नहीं किया गया है, यानी यह स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। जो भी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है कि जिन लोगों को चुना जाता है उन्हें 10 लाख रुपए का चेक, एक पीपल के पत्तल के आकार का पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। बच्चों, भारत रत्न पुरस्कार में एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी धन राशि नहीं दी जाती है। भाई, देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसी को आप देने जा रहे हो तो क्या आप वहां पे धन राशि दोगे क्या उसको? वह उन सारी चीजों से अब परे उठ चुका है। हाँ, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। अगर वे ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वे फ्री यात्रा करेंगे, अगर वे प्लेन से यात्रा करते हैं तो उनका फ्री यात्रा होता है। जिन्हें भारत रत्न दिया गया है उन्हें मंत्री के स्तर का दर्जा दिया जाता है। वे जब चाहें संसद के किसी भी सत्र में वह आपको उपस्थित हो सकते हैं। जिन व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है उनको पैसा नहीं दिया जाता है पुरस्कार के तहत। हाँ, उन्हें जो दिया जाता है, आपको भारत रत्न पुरस्कार एक पीपल के पत्ते का आकार का, आप देखे होंगे कभी, या कभी आप सर्च करके गूगल में देखना कि एक पीपल के पत्ते के आकार का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा होता है। जिन व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो उनको वह पदक प्रदान किया जाता है, उसके साथ प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाता है और इसके साथ बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। यानी यह भी गलत, तो कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। मैंने कहा कि भारत रत्न सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले असाधारण व्यक्तियों को दिया जाता है। भाई, भारत रत्न क्या सबको दिया जाता है क्या? सबको तो नहीं दिया जाता है ना। यानी सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले, भारत रत्न इज अवार्डेड टू एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हु हैव परफॉर्म्ड इन द हाईएस्ट ऑर्डर। तो यह जो पुरस्कार दिया जाता है सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले असाधारण व्यक्ति को, असाधारण व्यक्ति को। क्लियर है? तो यह सही तो है, ये गलत है, ये गलत है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। बिल्कुल। आज हम लोग पुरस्कार सम्मान से संबंधित क्वेश्चन को केवल देखेंगे, यह ध्यान देना है। और ये बहुत, अब इसमें जब मैं क्लास में आऊंगा तो थोड़ा इसको और अप्लाइड करूंगा और अप्लाइड इसको किया जाएगा, क्योंकि इन सब पुरस्कारों पे अब आपको यह ध्यान रखना है कि इस वर्ष किसको भारत रत्न दिया गया है, सबसे पहले किसे दिया गया था, तो किस वर्ष सबसे अधिक व्यक्तियों को दिया गया था। उन सब चीजों को थोड़ा एक कैटेगराइज आपको करके रखना है अगर एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां जो पूछा जा रहा है आपसे, यह पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार भी आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, हमेशा इसको प्रदान किया जाता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स बहुत सारे हैं, पद्म विभूषण है, आपको पद्म भूषण है और पद्मश्री। इसमें 3 कैटेगरी आता है। 3 कैटेगरी कौन कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 कैटेगरी है। मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजी में बता रहा हूं, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना।
कभी ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछ दिया जाता है कि पद्म पुरस्कारों में क्या इनका श्रेणी क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। यह 3 कैटेगरी है। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पद्म अवार्ड। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कारों के नामों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कारों के नामों की घोषणा, द नेम ऑफ द अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष इन पुरस्कारों के नामों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार के संदर्भ में पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट एलिजिबल, ध्यान से, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट एलिजिबल दीज अवार्ड एक्सेप्ट दोज वर्किंग इन PSUs, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने वाले को छोड़कर सरकारी कर्मचारी को यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है, इसके लिए वह पात्र नहीं होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है पद्म पुरस्कार के बारे में, और देश का यह भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में इसकी गिनती की जाती है। जैसा कि हमने बतलाया था कि भारत रत्न पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत हुई थी आपको 1954 से, 1954 से, और सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था वह प्रदान किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह तो आप लोग को पता ही होगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे पद्म पुरस्कार के विषय में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या इस पुरस्कार के नामों की घोषणा की जाती है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने वाले को छोड़कर सरकारी कर्मचारी इस पुरस्कार के लिए पात्र क्या नहीं है? कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। मैं जरा आंसर आप लोगों का देखूं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे नहीं, यह आपको इंडिपेंडेंस डे पे नहीं बल्कि रिपब्लिक डे पे, अभी अभी 26 जनवरी आप लोगों ने देखा होगा, तो यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसमें पुरस्कार के नामों की घोषणा की जाती है। यानी हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 से हुई। इसमें खेल, कला, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, साहित्य, शिक्षा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान प्रौद्योगिकी, व्यापार, उद्योग, चाहे कोई भी फील्ड हो, व्यापार से जुड़े लोग हों, उद्योग से जुड़े लोग हों, खेल जगत से जुड़े लोग हों, कलाकार हों, सिविल सेवक हों, सिविल सर्वेंट हों, सामाजिक कार्य से जुड़े लोग हों, सोशल वर्कर्स हों, साहित्य से जुड़ा कोई हो, कोई शिक्षा एजुकेशन से जुड़ा हो, या सार्वजनिक कर्मचारी हो, किसी को भी आपको उसके नामों की घोषणा की जाती है, वह पात्रता होता है। यानी यह स्टेटमेंट भी गलत है और यह स्टेटमेंट भी गलत है। यह स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि यह आपको गणतंत्र दिवस पर यह ध्यान रखना है, रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंट डे पे नहीं। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट, यानी सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों डी, और आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से आंसर दे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसे आप कहते हो कि करेंट से जुड़ा या अप्लाइड, तो यही वह पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये आज के सेशन का यह तीसरा प्रश्न है, और यह प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग पहले सुनना, उसके बाद उत्तर देना, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिन्होंने वैश्विक परिदृश्य स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में योगदान दिया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विस्तृत समारोह में मार्च या अप्रैल में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस पुरस्कार के विषय में कहा जा रहा है? इट इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for those who have
contributed to India's reputation in the global scenario. Global scenario. The President of India confers the award in an elaborate ceremony held at the Rashtrapati Bhavan in March और अप्रैल। पद्म विभूषण अब किस पुरस्कार के विषय में कहा जा रहा है कि यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आपको मार्च या अप्रैल में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन से पुरस्कार के विषय में कहा जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस पुरस्कार के विषय में कहा जा रहा है? कुछ बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में मार्च या अप्रैल में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है बच्चों? तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यह आपको तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण ही तो है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? पद्म भूषण है। यह आपको तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इसे माना जाता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री आता है। यही है ना क्रम। भारत रत्न पुरस्कार, प्रथम नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार पूछा जा रहा है, जो नागरिक को प्रदान किया जा रहा है, सेना को या फिर किसी आर्म्ड फोर्सेस को नहीं। तो पहला नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और चौथा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री। यही है ना क्रमबद्धता, यही है क्रमबद्धता। तो इस क्रमबद्धता को आपको याद रखना है। कभी ऐसे भी दे देगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। यह क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। तो इसमें सही उत्तर 3 का बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, आज से जो हमारा जो सेमिनार है यानी Q3 IAS पे, हमारा नहीं मतलब Q3 IAS पे आज जो प्री स्पेशल जो रखा गया है, तो जो भी बच्चे हैं वे इन्फॉर्म कर देंगे दिए हुए नंबर पे, और उसका टाइम 12:30 बजे है। सबको लिंक भी दिया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन आएंगे, जो ऑफलाइन चाहे वो ऑफलाइन आएंगे। लेकिन ऑफलाइन वाले को पहले इंफॉर्मेशन देना होगा, ऑनलाइन वाले को भी, क्योंकि लिंक दिया जाएगा, उसी लिंक पर आप देख पाओगे। क्लियर है? तो सभी लोग इस चीज को ध्यान रखना। नंबर आपको दिया हुआ है, नंबर यहां भी आपका है, और शायद नंबर, अच्छा यहां पे ये नंबर नहीं है, तो नंबर आप लोग नोट भी कर सकते हो। 9220506002 करके कुछ नंबर जो था, उस नंबर पे आप लोग अपना देख लेना। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आज के सेशन यहाँ पे प्रश्न पे, क्योंकि अभी हमारा दूसरा चल रहा है सेशन। अब यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में पूछा जा रहा है। यह भी कल्चर में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, जो आप लोग करेंट करते हो। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, यह प्रतिवर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 प्रमुख भाषाओं में से किसी में कार्य, गद्य या पद साहित्यिक योग्यताओं को प्रकाशित करके एक नई प्रवृत्ति का निर्माण कर उपलब्धि प्राप्त की हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में। इट इज गिवन एनुअली टू दोज हु हैव अचीव्ड लिटरेरी मेरिट in new trends by publishing their works, prose or poetry, in any of the 24 major languages recognized by the academy. प्रतिवर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 प्रमुख भाषाओं में से किसी में कार्य, गद्य या पद साहित्यिक योग्यताओं को प्रकाशित करके एक नई प्रवृत्ति का निर्माण कर उपलब्धि प्राप्त की हो।
साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद राशि और एक पट्टिका जिस पर रोमन लिपि में साहित्य लिखा होता है। द अवार्ड कंप्राइज ए कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज एंड ए प्लेक विथ सेज साहित्य इन द रोमन स्क्रिप्ट। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा जा रहा है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साहित्य अकादमी का। इसमें क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसकी भी शुरुआत 1954 से ही हुई। कब से? 1954 से इस पुरस्कार की शुरुआत। यह पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा। साहित्य अकादमी ही इस पुरस्कार को प्रदान करती है। ठीक है, दो चीजें। और एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद यह साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। साहित्य में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा माना जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी साहित्य में दिया जाने वाला। जैसे नागरिक पुरस्कार हमने चर्चा किया था कि नागरिक पुरस्कार में सबसे बड़ा कौन? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। यही है नागरिक पुरस्कार में। उसी तरीके से लिटरेचर में आप देखोगे, लिटरेसी में आप देखोगे तो यहां पे आपको लिटरेरी का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ज्ञानपीठ। सेकेंड अवार्ड माना जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब यह 8वीं अनुसूची में शामिल। 8वीं अनुसूची में कितने लैंग्वेज हैं? 22 भाषा है। कल ही हम लोगों ने भाषा देखा था कल के क्वेश्चन में। तो 22 भाषा के साथ साथ 2 और भाषा में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भी ध्यान रखना। कौन सा? तो 22 भाषा के अतिरिक्त 2 और भाषा में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो कभी पूछ देगा कि वह 2 लैंग्वेजेज कौन से हैं? तो एक अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी हमारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। और दूसरा जो है वह है राजस्थानी। तो कितना हो गया बच्चों? 22 और 2 24। ये कितना हो गया? 24। तो 24 प्रमुख भाषाओं में किसी में कार्य, गद्य या पद में साहित्यिक योग्यता को प्रकाशित करके एक नई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा आप देखें तो इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार सम्मिलित होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार में। क्या इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार? बिल्कुल सही है कि इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक कॉपर प्लेट, ताम्र पत्रिका और एक शॉल। देखते होंगे शॉल भी उनको राष्ट्रपति उनको करते हैं, तो एक शॉल भी प्रदान किया जाता है। क्लियर है? तो यह आपको, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी सही उत्तर कौन सा है? सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, हाँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है रवि, बिल्कुल सी इसका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न नहीं है, थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न है। और ऐसे फैक्चुअल प्रश्न को भी आप लोगों को याद जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता था? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड? हरिवंश राय बच्चन, विक्रम सेठ, R.K. नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, इनमें से प्रथम प्राप्तकर्ता, जो नाम आपको, जो लिस्ट आपको दिया गया है, इनमें से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? यह नाम आपको दिया गया है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आसान सा प्रश्न है और थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न है। ठीक है, तो इनमें से किन्हें आपको प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? कौन है साहित्य अकादमी प्राप्त पुरस्कार के? तो यहां पे आप देखें, सबसे साहित्य, इन नामों में से इन सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी लोग हैं, पुरस्कृत हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग अलग भाषाओं में ना,
तो रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन, इन दोनों को हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। और विक्रम सेठ और आर के नारायणन, यह आप देखो तो इन्हें अंग्रेजी साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया था, यह ध्यान रखना है। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में इन्हें दिया गया था, 1959, 1959 रामधारी सिंह दिनकर को। और पता है किस लिए, कौन सा साहित्य के लिए इनको दिया गया था? पूछ दिया जाएगा, कभी पढ़ा होगा आपने संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत अच्छी पुस्तक है, कभी पढ़ना, सिलेक्शन लेने के बाद ही पढ़ना, लेकिन पढ़ना। संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत सारे कल्चर की जानकारी आपको यहां से भी मिलेगा। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने खुद 2-3 बार इसे पढ़ रखा है, आज भी पढ़ने का मन करता है, लेकिन समय के अभाव के कारण अब दोबारा नहीं। बहुत अच्छी पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की, तो कभी टाइम मिले, फुर्सत मिले तो जरूर पढ़ना है। इसके बाद आप देखो तो आप लोग जो हरिवंश राय बच्चन को कह रहे हो, इनको दिया गया था 1968 में बच्चों। किस लिए, कौन से साहित्य के लिए? इन्होंने एक लिखा था, इनकी एक बहुत ही, इनकी भी फेमस है, 2 चट्टानें, 2 चट्टानें, यह हरिवंश राय बच्चन की लिखित है। तो इसमें से सही उत्तर जो है विक्रम सेठ और आर के नारायणन को भी दिया गया है। 1960 में ही विक्रम सेठ को दिया गया है, लेकिन सबसे पहले 1959 में इन नामों में से आपको रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, चलो क्या हुआ, हे ईश्वर शैलेंद्र, चलो कोई बात नहीं, तो यह हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा एक करंट वाला है सेक्शन, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ऐसा ना हो कि यहाँ के प्रश्न आपके लिए भारी पड़ जाए। नेक्स्ट है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में, जो साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में से इसको माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड। इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट है, यह केवल उन्हीं भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 सूचीबद्ध भाषाओं में से एक में साहित्य की रचना किया हो। इट इज गिवन टू ओनली दोज इंडियन सिटीजन्स हु कंपोज्ड लिटरेचर इन वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेज लिस्टेड इन द 8 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इज आर नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन से कथन सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं, मतलब दोनों कथन सही। क्या है इसमें से, क्या आपको है? यानी प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देना, कौन से कथन सही नहीं है, क्या यह गलत है, क्या यह गलत है, यानी केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, या दोनों ही गलत है, या दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन है। कौन से कथन सही नहीं है? देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह ध्यान रखना, यह आपको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही इसको शुरू किया गया है, इस चीज को नोटिस कर लेना। यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही शुरू किया गया था, और यह केवल उन्हीं भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा हैं, उनमें से किसी एक में साहित्य की रचना किया हो, उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाता है। साहित्य जगत का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें जो पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है, पुरस्कार राशि इसमें यह भी कभी पूछ दे तो यह ध्यान रखना कि इसमें 11 लाख रुपए यह पुरस्कार राशि दी जाती है, 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में। और सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। और क्या दिया जाता है? तो सरस्वती की कांस्य प्रतिमा
ब्रॉन्ज का कांस्य प्रतिमा भी इसमें प्रदान की जाती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भी इसमें दिया जाता है। तो 11 लाख रुपए नगद और सरस्वती की कांस्य प्रतिमा इसमें दिया जाता है। यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका डी आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह आपने देखा ही होगा, यह पुरस्कार सुना ही होगा। हमेशा इसके विषय में तो कम से कम आप लोगों को जरूर जानकारी होगा। दादा साहब फाल्के, बाकी सम्मान पता हो या ना हो, लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विषय में आप लोगों को पता होगा। अब यहां पे देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दादा साहब फाल्के अवार्ड। यह साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इट इज अवार्डेड बाय द साहित्य अकादमी। क्या यह सही है? यह सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इट इज द इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, यानी सिनेमा जगत का यह सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या यह सही है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या यह सही है? यह सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। तो मैं जो देख पा रहा हूं आप लोगों का आंसर, तो यह आप देखें कि यह साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या यह आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, यह साहित्य अकादमी के द्वारा नहीं, साहित्य पुरस्कार थोड़े ही है, यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो यह पुरस्कार आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्लियर है? साहित्य अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। यह आपको सिनेमा जगत का, फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार यह है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इसमें दादा साहब फाल्के की स्मृति में, उनकी याद में, यह सिनेमा जगत के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे दादा साहब फाल्के, और इन्होंने पहली चलचित्र, आप लोग को पता होना चाहिए, सबसे पहली जो चलचित्र था, पहली चलचित्र जिसमें आप फिल्म भी देख रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको इमेज और साउंड दोनों है ना, जो आज हम लोग फिल्म देखते हैं। तो यह आपको पहली चलचित्र कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये बहुत फेमस आपको है राजा हरिश्चंद्र, ये पहली चलचित्र है, यह इन्हीं का था, राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के। और उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म, पहली मुख बाधिर फिल्म आलम आरा, आपने नाम सुना होगा, आलम आरा। तो इस तरीके से इन सब चीजों को भी थोड़ा ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल दो। और आप लोगों ने बहुत बखूबी आंसर दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने इसमें बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। एक चीज और ध्यान इसमें रखना है दादा साहब फाल्के में, कि यह आपको किसके सम्मान में दिया जाता है, किसकी स्मृति में? तो दादा साहब फाल्के की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, अगले प्रश्न की ओर। सरस्वती सम्मान बहुत ही फेमस अवार्ड है, और इस पे भी हमेशा प्रश्न आपको पूछा जाता है। थोड़ा आज का जो भी है अवार्ड, इसको बच्चों जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहां से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा और आप परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी एक जगह पे। तो इसे हम लोग को ध्यान रखना है। क्लियर है?
तो सबसे पहले इसे हम लोग देखते हैं। सरस्वती सम्मान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरस्वती सम्मान। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं और अंग्रेजी में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। इट इज एन एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोएट्री लिटरेरी वर्क्स इन एनी ऑफ द 22 इंडियन लैंग्वेजेज लिस्टेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश। ठीक है, यानी यह भारतीय संविधान की सूची में शामिल 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और अंग्रेजी में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्यिक कार्यों के लिए वार्षिक पुरस्कार यह है। क्या यह सही है? कौन से कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। उम्मीदवारों का चयन पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों में से एक चयनकर्ता के द्वारा किया जाता है। ध्यान से, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। उम्मीदवारों का चयन यानी सरस्वती सम्मान में जो उम्मीदवारों का चयन होता है पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों में से एक चयनकर्ता के द्वारा किया जाता है, जिसमें विद्वान और पूर्व पुरस्कार विजेता सम्मिलित होते हैं। कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम लिटरेरी वर्क्स published in the previous 10 years by a panel that includes scholars and former award winners। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है, यह आपको पूछा जा रहा है सरस्वती सम्मान के विषय में। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। यही होगा, केवल एक। यह भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं। कौन से कथन सही नहीं है? तो यह आप देखें कि यह भारतीय संविधान की अनुसूची सूचीबद्ध 22 भाषाओं और अंग्रेजी में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्यिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और उम्मीदवारों का चयन यानी कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल एक। ठीक है, केवल एक, बिल्कुल सही। ए विल बी द करेक्ट आंसर। और एक चीज और ध्यान रखना, सरस्वती सम्मान में क्या होता है कि इसमें आप देखोगे कि इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, 15 लाख। अच्छा, आज नोटिफिकेशन नहीं आया भावना, क्यों भाई? आज ऐसा क्या हो गया कि नोटिफिकेशन नहीं गया? नोटिफिकेशन तो जाना चाहिए था बेटा। अच्छा, लेट हो गई हो, कोई बात नहीं। तो यह आप देखते हो कि यहां पे केवल एक इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा विज्ञान प्रौद्योगिकी से है, जो हमारा एंशिएंट टाइम का जो साइंस डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थोड़ा जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गणित पर सबसे प्रारंभिक पुस्तक, थोड़ा ध्यान से इसको, गणित पर सबसे प्रारंभिक पुस्तक शुल्ब सूत्र थी, जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। द अर्लियरेस्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स वाज शुल्ब सूत्रा रिटेन बाई आर्यभट्ट। अपास्तांब ने व्यवहारिक ज्यामिति की अवधारणा प्रस्तुत की। अपास्तांबा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोई बात नहीं, अब नोटिफिकेशन नहीं आया तो अब कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा टाइम देखना था, एक बार देख लेती, ऐसे जाना चाहिए था नोटिफिकेशन, कोई बात नहीं। तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरीके से प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। कल्चर का ही पार्ट आ जाएगा, हिस्ट्री का ही पार्ट आ जाएगा। हिस्ट्री में आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी पढ़ना होता है कि एंशिएंट फेज में क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, या साइंस का क्या डेवलपमेंट हुआ साइंस में, फिर मिडाइवल पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, मुगल पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो उसे हम लोग को देखना पड़ता है। गणित पर सबसे प्रारंभिक पुस्तक शुल्ब सूत्र थी, जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। क्या यह सही है? अपास्तांब ने व्यवहारिक ज्यामिति की अवधारणा प्रस्तुत की। क्या यह सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
गणित पर सबसे प्रारंभिक पुस्तक सूत्र थी, ये तो सही है, लेकिन क्या सूत्र की रचना आर्यभट्ट ने की थी क्या? कोई बताएंगे मुझे? सूत्र किसका है बच्चों? बौधायन का है ना, यह बौधायन का है, बौधायन का सूत्र। यह आप लोग पढ़ते होंगे, जिन्होंने पाई की खोज की थी। पाई की खोज, पाई का मान पता है ना क्या होता है? मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे पाई का मान। तो इन्होंने ही पाई की खोज की थी, पाई की खोज इन्होंने की थी, बौधायन। और यह गणित की सबसे प्रारंभिक पुस्तक मानी जाती है सूत्र। यह सबसे फर्स्ट टेक्स्ट बुक है और इसकी रचना बौधायन ने की थी। और बौधायन ने ही पाई की, 22 पाई का मान, जिसमें पाई का मान क्या 22/7 आप लोग पढ़ते होंगे, तो यह बौधायन की है। यानी क्या यह सही है गलत हो गया? तो हमें दो चीज मिल गया। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम सिद्धांत है, जिसमें ग्रहण का बताया गया है, परिक्रमा का बतलाया गया है, किस तरीके से सूर्य आपको पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही, तो उस पे आपको आर्यभट्टियम सिद्धांत, ठीक है। तो यह आप देखते हो कि अच्छा, आपास्तांब ने व्यवहारिक ज्यामिति की अवधारणा प्रस्तुत की। आपास्तांबा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल जियोमेट्री। बिल्कुल यह सही है, यह सही है, आपास्तांब ने ही व्यवहारिक ज्यामिति की अवधारणा प्रस्तुत की थी, आपास्तांब ने ही। और यह ध्यान रखना, बौधायन जो है यह कब के हैं? बौधायन ने इसकी रचना कब की थी बच्चों? 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईस्वी का पूर्व में, 6th सेंचुरी बीसी यह बौधायन की रचना है। बौधायन कब के हैं? 6th सेंचुरी बीसी, महाजनपद काल, बुद्ध काल, पता है ना, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व काल। और आपास्तांब कब के हैं? 2nd सेंचुरी बीसी, किस पेज के हैं? 2nd सेंचुरी बीसी, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के आपास्तांब। और इन्होंने ही कोण, समकोण, ट्रायंगल जो आप पढ़ते हो, ज्यामिति, जियोमेट्री, इसकी अवधारणा किसने रखी थी? आपास्तांब ने। तो इसमें से कौन सा सही होगा? केवल बी। क्लियर है? केवल बी। हाँ सर, फिर तो बी होगा, पता चल रहा है। और यही सब प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जाता है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। आप एक बार उठाकर प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, ना केवल यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा से प्रश्न आपको पूछा जाता है। एक बार आप लोग उठाकर देखना, और इतना अगर आपने कर लिया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र सिद्धांतिका, जिसमें पहली बार शून्य का एक संख्या के रूप में उल्लेख किया गया था। महावीराचार्य द्वारा लिखित गणित सार संग्रह वर्तमान स्वरूप में गणित पर पहली पाठ्य पुस्तक है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से आंसर देना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार प्रश्न को आप लोग पढ़े अपने अकॉर्डिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रह्मसूत्र सिद्धांतिका वाज रिटेन बाय ब्रह्मगुप्ता इन विच 0 वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए नंबर। गणित सार संग्रह वाज रिटेन बाय महावीराचार्य विच इज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स इन प्रेजेंट डे फॉर्म। वर्तमान में गणित पर पहली पाठ्य पुस्तक है, महावीराचार्य द्वारा लिखित गणित सार संग्रह। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है? ब्रह्मगुप्त, यह ध्यान रखना, यह 7वीं शताब्दी के हैं, 7th सेंचुरी के। तो जल्दी से आप लोग पहले आंसर दे दे, फिर मैं देखता हूं। अब आप देखो कि ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र सिद्धांतिका, जिसमें पहली बार शून्य का एक संख्या के रूप में उल्लेख किया गया था। बिल्कुल सही है बच्चों, सही है। सबसे पहली बार संख्या के रूप में शून्य का, इसी में बाद में आर्यभट्ट ने शून्य की
आविष्कार किया। और ब्रह्मगुप्त यह 7वीं शताब्दी के हैं। यह कब के हैं? 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी एडी, यह 7वीं शताब्दी के हैं। ठीक है। और महावीराचार्य को आप देखें तो यह आपको 9वीं शताब्दी के हैं, 9th एडी, 9वीं शताब्दी के। और इन्होंने गणित पर पहली पाठ्य पुस्तक की रचना की थी। दोनों ही स्टेटमेंट बच्चों सही है। यह याद रखना कि ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसूत्र सिद्धांतिका लिखा, जिसमें फर्स्ट टाइम शून्य का एक संख्या के रूप में उल्लेख किया गया, संख्या के रूप में, डिजिट के रूप में, नंबर के रूप में। ठीक है। फर्स्ट टाइम एज ए नंबर, नंबर के रूप में शून्य का। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह, यह मैचिंग में भी दे देता है, ब्रह्मसूत्र सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त की और गणित सार संग्रह महावीराचार्य की, जो गणित पर पहली पाठ्य पुस्तक है, गणित पर पहली पाठ्य पुस्तक है। नहीं, सही नहीं है, थोड़ा सा यहां ध्यान दो ना, सही नहीं है। आप लोग ध्यान नहीं दिए, आप लोग सी मार दिए यानी सही है के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही सही है, सही नहीं है, दोनों ही सही है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, इनमें से कौन सी सही है, तब तो इसमें से सी हो जाएगा। ठीक है। कौन सी सही है, इसको अगर हटा दें हम तब फिर सी हो जाएगा। चलो हटा दो, आपको याद रखना है जैसे आपको सहूलियत हो। कौन सा कथन सही है, हो गया सी। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसको हटाओ, नोट को हटा दो, नहीं को हटा दो, हो गया। और अगर नहीं है तो कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों सही है, फिर तो डी हो जाएगा। इस तरीके से थोड़े ऑप्शन उलझाते हैं, तो ये जानबूझकर ऐसा ऑप्शन दिया गया कि थोड़ा आप माइंड पर फोकस करें, जोड़ दें, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक काल में चिकित्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब वैदिक पीरियड के विषय में तो आप लोग सुने ही होंगे, पढ़े ही होंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग की ओर से सही आए। और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, वैदिक काल में चिकित्सा के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक काल में शिव को औषधि का देवता माना जाता है। इन वैदिक टाइम्स शिवा वाज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यजुर्वेद पहली पुस्तक थी जिसमें हमें रोगों, उनके उपचारों और औषधियों के बारे में जानकारी मिला। यजुर्वेदा वाज द फर्स्ट बुक वेयर वी फाइंड मेंशन अबाउट द डिजीज, इट्स क्योर एंड मेडिसिन्स। Which of these statements are correct? Only one, only two, both of them, none of these. इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां पे आप देखो थोड़ा ध्यान दो। वैदिक काल में शिव को औषधि का देवता माना जाता था। क्या बच्चों? शिव किसके देवता थे? वैदिक आर्य प्रकृति पूजक थे, और जब प्रकृति की लीला को वे नहीं समझ पाए तो उन्होंने तमाम प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने क्या कर दिया? दैवीयकरण कर दिया, उन्हें देवता मान लिया। और फिर उनकी स्तुति, ऋग्वेद में उन्हीं देवताओं की तो स्तुति है, उन्हीं की तो प्रार्थना है। तो क्या यह शिव को औषधि का देवता माना गया है? क्या वैदिक देवता में तो प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, यही है ना, अश्विन। तो यहां पे आप ध्यान देना कि औषधि का देवता किसको माना गया है? अश्विन को। वैदिक देवताओं में अश्विन कौन है? वह आपको औषधि के देवता हैं, मेडिसिन इन्हें कहा जा रहा है। ठीक है, गॉड ऑफ मेडिसिन यह है अश्विन, यह याद रखना। पहला स्टेटमेंट तो गया काम से, हो गया गलत। यजुर्वेद पहली पुस्तक है जिसमें हमें रोगों, उनके उपचारों और औषधियों के बारे में जानकारी मिल रहा है। यजुर्वेद में
क्या यह सही है? क्या यह सही है कि यजुर्वेद में हमें इन सब चीजों की, रोगों, इन सब के, ऋग्वेद ईश्वर की स्तुति, यजुर्वेद यज्ञ के नियम विधि विधान, सामवेद जिसमें संगीत उंगीत की जानकारी, और अथर्ववेद कृषि प्रणाली की जानकारी, तंत्र मंत्र जादू टोना, है ना। और पहली पुस्तक कौन है जिसमें हमें रोगों और उनके उपचारों की जानकारी मिल रही है? सुश्रुत का नाम सुना है? सुश्रुत बहुत बड़े फिजिशियन थे। सुश्रुत बहुत बड़े फिजिशियन थे। पहली बार हमें रोगों और उनके उपचारों और औषधियों के बारे में जो जानकारी मिल रही है बच्चों, वह किससे? सुश्रुत संहिता से। किससे? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, बहुत बड़े फिजिशियन थे सुश्रुत। सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इन्होंने ही आपको ऑपरेशन इन्होंने लाया था। सर वेद में तो गणित के सूत्र आते हैं, किसमें? यजुर्वेद में। हाँ, यजुर्वेद में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहां पे आप देखें तो यह भी स्टेटमेंट तो हो गया गलत ना। तो 11 का कौन सा होगा? कौन सा कथन सत्य है? इनमें कोई नहीं, दोनों ही गलत है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। क्लियर है? आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रयोगशालाओं में दवाओं और मूत्र परीक्षण में अफीम के उपयोग पर बल दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने प्रयोगशालाओं में दवाओं और मूत्र परीक्षण, जो आप यूरिन टेस्ट देखते हो, मूत्र परीक्षण में अफीम के उपयोग, बोला कि भाई ये जो यूरिन टेस्ट है, जो ब्लड टेस्ट, आज से नहीं है। अरे हम लोग बहुत आगे थे। ये तो यूरोपीय लोगों ने हमें बेवकूफ घोषित कर दिया, हमें पागल घोषित कर दिया, क्योंकि हम उनके अधीन थे, हम उनके उपनिवेश थे। इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी बन चुका था। और जो जीतता है बच्चों, वह अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को लिखता है, बताता है। वे जीते हुए थे ब्रिटिश, और फिर भारत का इतिहास उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया। हमारी ही ज्ञान विज्ञान को सीखकर वे हमें ही उपदेश देने आ गए, और भारत को असभ्य, बर्बर, जंगली भारतीयों को कल्चरलेस उन्होंने घोषित कर दिया। तो यहां आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग emphasized on the use of opium in medicines, use of opium in medicines and for urine examination in laboratories। अफीम के उपयोग प्रयोगशालाओं में यूरिन टेस्ट के लिए सबसे पहले किसने लेकर आया? किसमें है? सारंगधर संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका बच्चों सही आंसर जो है सारंगधर संहिता है। हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यह आपको 13वीं सेंचुरी में लिखा गया है, 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी, सारंगधर संहिता। और इसी में सबसे पहली बार अफीम का उपयोग प्रयोगशाला में किसके लिए? यूरिन टेस्ट के लिए करने की बात कही गई थी। यह हम लोग को ध्यान रखना। सॉरी, आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या इसमें पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस खेल को प्राचीन काल में चतुरंग के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर तो आप लोग की ओर से आना चाहिए कि प्राचीन काल में ऐसा कौन सा खेल था जो चतुरंग के नाम से जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग गेम was known as chaturanga in the ancient times? कराटे, रेसिंग दौड़, रेस्लिंग कुश्ती, चेस शतरंज। अब पूछा जा रहा है कि चतुरंग के नाम से प्राचीन काल में कौन सा ऐसा गेम था जो प्राचीन काल में चतुरंग के नाम से जाना जाता था?
और मैं देख पा रहा हूं आप लोग का आंसर जो आ रहा है, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया, शतरंज, चतुरंग। और आपको पता होना चाहिए शतरंग का सर्वप्रथम उल्लेख, हमारे पास इसके विषय में जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी, सिंधु घाटी सभ्यता से भी। कहां से? तो लोथल एक साइट है गुजरात में, लोथल, यहां से बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, युग्म समाधान भी मिला है। और लोथल से ही हमें एक पासा बोर्ड, केस बोर्ड का साक्ष्य मिलता है। साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो आप देखो तो महाभारत में भी इसके विषय में आप देख ही रहे हो, शतरंज वहां भी है, पासा खेल वहां भी है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में चतुरंग के नाम से, अच्छे सल्तनत पीरियड में भी आप देख रहे हो ये बना ही रहा है ना। चलिए आगे आते हैं। अब यहां पे आपको कुछ थोड़ा आप कह सकते हो कि मार्शल आर्ट्स के विषय में कुछ प्रश्न आपके समक्ष यहां पे आएंगे। हमारे कुछ आर्ट एंड कल्चर में हम लोग को मार्शल आर्ट भी पढ़ना होता है, जिसे युद्ध कला कहा जाता है। बहुत अच्छा एक प्रश्न एक आपके समक्ष यह है, और इसमें बहुत अच्छा स्टेटमेंट के साथ एक प्रश्न है। थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग इसको पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह पुष्टि करता है कि अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए अनुदान और राज्य निधि प्राप्त करने के लिए राज्य और किसी भी राज्य वित्त पोषित एजेंसी से सहायता प्राप्त करने का उनका अधिकार है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 यह पुष्टि करता है कि अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए, अनुदान और राजनिधि प्राप्त करने के लिए राज्य और किसी भी राज्य वित्त पोषित एजेंसी से सहायता प्राप्त करने का उनका अधिकार है। यह राइट है, फंडामेंटल राइट्स। Consider the following statement about Article 29 of the Indian Constitution. It confirms that their right to receive help from the state and any state-funded agency to receive grants and state funds to conserve their heritage. यह भेद करता है कि किसी भी नागरिक को, आर्टिकल 29 यह भेद करता है कि किसी भी नागरिक को उनके धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के आधार पर राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था से सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। इट मेक्स द डिस्टिंक्शन दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड असिस्टेंस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन्स, कास्ट, लैंग्वेज, रेस और एनी ऑफ देम। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और मैं जो देख पा रहा हूं, हाँ, ऑफ देम दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 29 यह स्पष्ट करता है कि विरासत को संरक्षित करने के लिए अनुदान, राज्य या किसी राज्य विशिष्ट से सहायता प्राप्त करने का उनका अधिकार है, और किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर किसी को भी सहायता लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 29 देता है। यह राइट। नेक्स्ट आप देखें, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा जल्दी से अब आप लोग देखेंगे। यह प्रश्न है आपको प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। करजन के समय का है, ध्यान देना है। किसी भी संरक्षित स्मारक के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और स्वामी एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। किसी भी संरक्षित स्मारक के संरक्षण के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द ऑनर शैल साइन एन एग्रीमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। किसी भी संरक्षित स्मारक के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और जो स्वामी होंगे वह एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यह स्वामी को स्मारक में आगे कुछ जोड़ने, तोड़ने, बदलाव करने
या परिवर्तित करने से भी रोकता है यह एक्ट। दिस ऑल्सो स्टॉप द ऑनर फ्रॉम एडिंग ऑन टू डेमोलाइजिंग, अल्टरिंग और डिसफिगरिंग द मोन्यूमेंट्स। यानी अगर मान लो यह एक्ट कहता है कि अगर कोई चीज पाया गया आपके क्षेत्र में, आप उसका मालिक हो, आपके जमीन में, मकान में, कुछ भी, तो जो संरक्षित स्मारक के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और जो ऑनर है उनके बीच एक एग्रीमेंट होगा। लेकिन इसमें एग्रीमेंट में ऑनर को उसमें कुछ भी तोड़ने, जोड़ने या बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि वह भूमि जिस पर स्मारक खड़ा है, वह भूमि जिस पर स्मारक खड़ा है बेची जाती है, तो भूमि खरीदने का पहला अधिकार किसके पास? सरकार के पास होगा। इन केस ऑफ सेलिंग द लैंड ऑन विच द मोन्यूमेंट्स स्टैंड, द गवर्नमेंट वुड हैव द फर्स्ट राइट टू परचेज द लैंड। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब पूछा जरा कौन सा सही है, तो मैं जो देख पा रहा हूं एक कर्जन के समय का बनाया गया अधिनियम है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास किसी स्मारक और प्राचीन मध्ययुगीन पुरातात्विक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का आरक्षित घोषित करने की शक्ति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम के अनुसार किसके पास किसी स्मारक या प्राचीन और मध्ययुगीन पुरातात्विक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का आरक्षित घोषित करने की शक्ति है? किसके पास यह शक्ति है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? केंद्र और राज्य सरकार दोनों, न तो केंद्र सरकार न ही राज्य सरकार। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक अवशेष अधिनियम के अनुसार किसके पास किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का आरक्षित स्थल घोषित करने का अधिकार है? किसके पास यह अधिकार है? प्राचीन और स्मारक पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम के अनुसार किसके पास किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का आरक्षित घोषित करने का अधिकार है? ठीक है, किसके पास यह है? केंद्र सरकार के पास है। और यह आपको प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 2010 के अनुसार, अधिनियम 2010 के अनुसार यह याद रखना, 2010 के अनुसार। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कलरिया पट्टू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलरिया पट्टू, यह आपने सुना होगा, यह आपको एक मार्शल आर्ट्स है। कलरिया पट्टू यह एक मार्शल आर्ट्स है, इसके विषय में आप लोगों ने सुन रखा होगा। कलरिया पट्टू, इसकी उत्पत्ति कर्नाटक राज्य में हुई थी। कलरिया पट्टू कलारी शब्द से बना हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कलरिया पट्टू। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें साहसिक गाने और सबसे महत्वपूर्ण पहलू लड़ाई शैली सम्मिलित है। इट इज accompanied by the courageous songs and the most important aspect is the style of fighting. इसमें it involves mock duels and physical exercise. इसमें मॉक यानी थोड़ा मॉक ड्यूल्स आप कह सकते हो कि वाक्य द्वंद्व युद्ध और शारीरिक व्यायाम सम्मिलित होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? कलरिया पट्टू बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलरिया पट्टू यह एक मार्शल आर्ट है, यह युद्ध कला है। और यह युद्ध कला कर्नाटक राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि यह ध्यान रखना यह केरल का मार्शल आर्ट्स है। बच्चों, केरल का मार्शल आर्ट्स। पूरा मैंने मार्शल आर्ट्स पे एक वीडियो भी डाल रखा है, कभी उसको देखना आप लोग। यूट्यूब चैनल पर एसके पांडे आप डालोगे और मार्शल आर्ट तो आ जाएगा। तो केरल में यह आपको कलरिया पट्टू कहां का मार्शल आर्ट्स है? यह केरल का है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें हो गया गलत। अब देखो आंसर निकालो। पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। इसमें साहसिक गाने और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई शैली, बिल्कुल इसमें युद्ध शैली है, युद्ध की एक शैली है। ठीक है, युद्ध शैली। कौन से कथन सत्य हैं? तो यह कर्नाटक राज्य में नहीं है। ठीक है। अच्छा,
इसमें साहसिक गाने और सबसे महत्वपूर्ण नहीं, साहसिक गाने इसमें नहीं होते हैं। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द, किसी तरीके से कोई भी म्यूजिक इसमें नहीं होता है। ये जो म्यूजिक है किसी प्रकार का इसमें म्यूजिक नहीं होता है। यह आपको एक प्रकार से शारीरिक व्यायाम की एक कला है, मार्शल आर्ट्स युद्ध कला है ना, युद्ध कला है, लड़ाई नहीं है इसमें, यह लड़ाई की शैली नहीं, युद्ध कला है। और इसमें कोई म्यूजिक नहीं होता है, केवल इसका 3 सही होगा, केवल इसका 3 सही होगा, केवल 3 सही होगा, ठीक है। हाँ नहीं, केवल डी सही होगा बच्चों, ध्यान देना, कलरिया पट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन पर। परिखंडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा है, मार्शल आर्ट से संबंधित है, थोड़ा इन सब प्रश्नों पर ध्यान देना, बिल्कुल अप्लाइड होता है, करेंट रिलेटेड होता है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। परिखंडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह झारखंड की युद्ध कला का एक रूप है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परिखंडा, इट इज ए फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट फ्रॉम झारखंड। यह छऊ नृत्य का आधार बनता है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ छऊ डांस। छऊ डांस कौन से कथन सत्य है? परिखंडा यह आपको राजपूतों की, राजपूत जाति की एक मार्शल आर्ट्स है। परी और खंडा ये 2 शब्दों से बना है। परी का मतलब होता है बच्चों ढाल, और खंडा का मतलब होता है तलवार। यानी यह ढाल तलवार पर आधारित युद्ध कला है, जो झारखंड की नहीं बल्कि बिहार, अब तो आप अगर ऐसे करोगे तब तो फिर, अब जब अलग आप कर रहे तब तो फिर झारखंड अलग हो गया। यह बिहार का वर्तमान अगर हम लोग देखें तो बिहार की युद्ध कला का एक रूप है, बिहार की राजपूत जाति का, जो ढाल तलवार पर आधारित होता है। और इसी को आधार बनाकर छऊ नृत्य, जो जनजातीय नृत्य है, वह इसी पर आधारित है। तो इसमें केवल 2 सही होगा। क्लियर है? इसमें केवल 2 सही होगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं आगे। इसको आप लोगों ने सही किया है, बिल्कुल सही आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं जल्दी से। यह एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन सशस्त्र युद्ध कला है जो कोल्हापुर, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह एक महाराष्ट्रियन, थोड़ा इसको पढ़ लोगे तो आंसर आ जाएगा। यह एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन सशस्त्र युद्ध कला है जो कोल्हापुर जिले में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह मुख्य रूप से हथियार चलाने के कौशल, विशेष रूप से तलवार, तेज चाल, कम रुख के उपयोग पर केंद्रित है। इसके मूल स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के लिए उपयुक्त है। यह पाटा और वीटा, पाटा मतलब तलवार और वीटा मतलब रस्सी वाले भाले के अनूठे भारतीय उपयोग के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिस इज ए ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन आर्म्ड मार्शल आर्ट्स, महाराष्ट्रियन, which is a practiced widely in the district of Kolhapur. It focuses primarily on skills of weaponry, especially swords, swift movement, and use of low stances that are suited to its originating place, the hill range. It known for the use of the unique Indian pata and vita. मर्दानी खेल, लाठी, गटका, कुटुवारासाई, ये सब मार्शल आर्ट्स हैं। आपको पूछा जा रहा है कि यह महाराष्ट्रियन सशस्त्र युद्ध कला कोल्हापुर में जो है, जिसकी कुछ इस तरीके से विशेषता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कौन सा मार्शल आर्ट्स है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो लाठी खेल तो सभी जगह है, गटका यह पंजाब का है, गटका पंजाब का है, और कुटु वरासाई ये तमिलनाडु का है, मार्शल आर्ट्स ही है, तो यह ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस युद्ध कला का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा मार्शल आर्ट्स है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट्स फाइंड इट्स मेंशन इन द संगम लिटरेचर? मुष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध यानी नहीं होता है मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध,
कुट्टू वारासाई, गटका या बंदेश? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा है, किस युद्ध कला का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है? मुष्टि युद्ध यानी मल्ल युद्ध, जैसे भीम किया करते थे, कुट्टू वारासाई, गटका, बंदेश, कौन सा है भाई? बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे। यह पता होना चाहिए। देखो, यह उत्तर प्रदेश का है मल्ल युद्ध। कुट्टू वारासाई यह कहां का है? यह आपको तमिलनाडु का मार्शल आर्ट्स है, तमिलनाडु का मार्शल आर्ट्स है कुट्टू वारासाई। और इसका उल्लेख संगम साहित्य में भी किया गया है। गटका है तो पंजाब का है मार्शल आर्ट्स। आसान सा प्रश्न बिल्कुल, और ये सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग, आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है। आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। सिलंबम, यह सुने होंगे, मार्शल आर्ट्स ही है, और मैंने सारा मार्शल आर्ट्स कराया भी है। सिलंबम, सिलंबम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तमिलनाडु की एक प्राचीन और पारंपरिक युद्ध कला है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिलंबम। इट इज एन एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। क्या यह कथन सत्य है? इस कला में 4 अलग अलग प्रकार की लाठियों का उपयोग किया जाता है। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स यूज्ड इन दिस आर्ट सिलंबम। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, और अंत भला तो सब भला, यह तो होना ही चाहिए। जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं। सिलंबम भी बच्चों एक मार्शल आर्ट्स है, यह ध्यान रखना, और यह तमिलनाडु की, इसका उल्लेख भी संगम साहित्य में किया गया है। इसे छड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, छड़ी युद्ध। इसमें अलग अलग लाठियों का, यह लाठी युद्ध, छड़ी युद्ध। देखोगे सिलंबम बड़ा बना है, बहुत फेमस है मार्शल आर्ट। बड़ा इसमें पैंतरे का, बड़ा हाथापाई, इन सब का बड़ा योगदान होता है, पैरों का मूवमेंट, गति। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यह था बच्चों आज का हमारा सेशन। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना खूब ख्याल रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।